और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंटशिप जो है वो दी आपने लूला डी सिल्वा को, ब्राजील के जो हेड है। और उनका एक इंटरव्यू मैंने बड़े देखा और उन्होंने कहा कि वाकई ही एग्रीज विद मोदी जी और भारत के साथ कि अगली सेंचुरी इज नॉट ओनली एशिया, इज द इंडियन सेंचुरी। और उसका उन्होंने सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दिया चीमा साहब, उन्होंने कहा कि जिस चांद के हिस्से पर 75 मिलियन में चंद्रयान 3 उतरा है वहां अमेरिका और रशिया नहीं उतर सका। सो दैट इज द लिविंग टेस्टामेंट दैट नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी। तो मेरे ख्याल में वो तो कर रहे हैं चीमा साहब, हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे। MBS भी नाराज हो गए हैं, वो भी पता नहीं क्या बात है, उन्हें भी वो भी शायद भारत को नाराज नहीं करना चाहते। शायद वो किसी प्रोजेक्ट में ये कहते होंगे कि अगर मैं वहां गया तो हो सकता है मेरा जो ख्वाब बियॉन्ड ऑयल 2030 वाला वो ना कहीं खराब हो जाए। सब मैं ना सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा, बल्कि मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है इस वक्त वो भी बड़ी डिस्कस हो रही है। वो कहते जी अगर मैं होता तो G20 आज पाकिस्तान होती। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना है वो अब वही होमवर्क करके बात नहीं करते। मैं परेशान हो गया हूं उनकी स्टेटमेंट सुन के। अब मैं पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनमें एक रिफाइनरी है और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है कुछ जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। एक तो ये फिक्र है मुझे। और दूसरा आपने जो फरमाया है हमारा जो इकोनॉमिक रोड मैप था जिसमें 25 बिलियन इनका था, 25 यूएई वालों का था, शायद वो भी तो नहीं, वो गुम हो गया वो। तो हम फिर किधर जाएंगे। हमारे बच्चे तो लंदन में बैठे हैं जिन्होंने आगे समर की विंटर की शॉपिंग करनी है, जैकेटें बड़ी महंगी हो गई हैं इन्फ्लेशन की वजह से, टोरंटो में ट्यूशन फीसें देनी है बच्चों की, वो क्या बनेगा सारा सिलसिला। देखिए ना हमारे शहबाज शरीफ साहब वहां चले गए हैं, ज़ाहिर खर्चा उनका भी है। और चीमा साहब बड़ा अफसोस वाली बात है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा साइन किए गए हैं और बिलखसूस मैं जब इसके बारे में मिडल ईस्ट का मीडिया देख रहा था तो वो जो बियॉन्ड ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाय 2030 उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है। हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने वतन अजीज की जो माइंड सेट है, मेरे लौंडे लपाड़े जो कर रहे हैं वो भी अर्ज करना चाहता हूं। मीम बनाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, कहते हैं इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो जेल में बांधा है, मैंने इसलिए कैंसिल किया। मेरे बच्चे जो है वतन अजीज के जिहादी जो है वो उनका माइंड सेट है। और उनकी घड़ियां बड़े भाई की बेच दी थी भाई आपने तैयब अर्दगान के साथ बैठ के गालियां निकाली थी और जो जहाज जो सऊदीया ने दिया था उसमें बग थे, वहां भी आपने बैठ कर वो गालियां निकाली थी छोटे भाईजान को। तो वो उनको आपका क्या ख्याल है, वो भूल गए सारा कुछ। लेकिन देखें इन सोचों से आपको आगे जाना होगा। आज आप मेरे ख्याल में जो चीमा साहब आपने स्लाइटली एक बात मेंशन की है, मेरे लिए वो बड़ी एक काबिल तकलीफ है कि आपने G20 को ब्लॉक कर दिया। आपने उस पर कवरेज नहीं की पाकिस्तान में, अपनी कौम को नहीं दिखाया कि आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजे हो रहे हैं दुनिया के। वहां पे दुनिया की लीडरशिप फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर। आप रखना चाहते हैं कि उनको कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? आप दुनिया का चेहरा क्यों नहीं देखने देते हो? और खबर भी चीमा साहब कभी रुकी है? खबर भी कभी बंद कर रोक सके हैं आप? जो सोशल मीडिया का दौर है, बल्कि आपको दिखाना चाहिए था ताकि हो सकता है हमारे भी बच्चे आगे तरक्की की तरफ जाते, कोई साइंस की बातें करते, कोई डिप्लोमेसी की बातें करते। लेकिन ये क्या आप छुपा देते हैं उनसे? आप उनको मेरा क्या दिखाते हैं सारा दिन? वही परवेज लाई, वही आपका मेरा सारा दिन वो जो दिखाते हैं ड्रामा है। और उनको बल्कि वो भी शर्मिंदगी है। परवेज लाई सब जिस कोर्ट में जाते हैं वहां पे जज इस तरह होता है, वो उनका जाती मुलाजिम है। पता नहीं वो बंटे इकट्ठे खेलते रहे हैं, इस तरह जज आगे से बिहेव करते हैं। जाओ सेशन जज को ऑर्डर दे दिया जाता है, जाओ चॉइस आपको लेकर आओ और ताजी रोटियां किसी तंदूर से साथ लेकर जाना। कुछ शर्म करो, खुद आता ना। और ये ब्रिटिश रॉयल जज हैं जो मेरा मकसद है। पहले मैंने आपको बताया था 17 जजों के जाती रिहायशों का बिल जो है वो 20 करोड़ 36 लाख है, जिसमें 6 करोड़ की बिजली है। फिर 32 करोड़ के आपने इंटरेस्ट फ्री जो लिए लोन्स। अब कल की बात है कि मरिए के अंदर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है स्कूल को गिरा के, और साथ जुडिशियल ऑर्डर है कि दैट प्रॉपर्टी 8 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपके जुडिशरी को हैंड ओवर की जाए। और इंसाफ के हालात ये है, मेरा जो ब्रिटिश रॉयल जज है जो पैदा ही हुआ था पाकिस्तान को रूल करने के लिए, वो पाकिस्तान को 56,000 केसेस तोहफे में देके जा रहा है। और जिस तरीके से वो सियासी, टोटल सियासी, एक साल से एटलीस्ट 1 साल से स्वाय सियासत के उन्होंने कुछ नहीं किया, स्वाय सियासत के कुछ नहीं। और इंजाम क्या होना है? बिल्कुल बाजवा साहब जैसा इंजाम होना है। द मिनट ही विल स्टेप आउट, मेरे वतन अजीज का लौंडा लपाड़ा उनके पीछे बढ़ जाएगा। बल्कि शुरू हो चुके हैं, पहले ही कहते हैं सिनेमा यूज किया। लेकिन इससे आगे हम किस तरह जाएंगे? मेरी समझ से बाहर है।
आपकी ये सेकंड क्लास सेकंड टीयर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो सेटअप आई है, मेरे ख्याल में मुबसरीन जो जितने दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर, वो कहते हैं ये सेटअप इज फेल। आज उसमें एक और वजीर का फहद हसन फवाद का इजाफा किया गया है, जो कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी का एक इज अ ब्रिलियंट स्टार है, वो उसको ऐड किया गया है। अब इशारे मुख्तलिफ किस्म के हैं। अब वो नए एडिशन की वजह से 1-2 दिन और अच्छे गुजर जाएंगे। मुबसरीन जो है अब हमारे कुछ शाम को जो टाकरे कराए जाते हैं उस पर लड़ाइयां कर लेंगे, कुछ रौनकें बन जाएंगी, लेकिन इससे आगे नहीं जाया जा रहा। पता नहीं क्या बात है, जो अच्छी कुछ चीजें नजर आई हैं। पाकिस्तान में भी एक मौजज़ा तो हुआ है, जाती तौर पर अगर पूछा जाए, डॉलर इंटर बैंक में महंगा है, बाहर सड़कों पे सस्ता है, ये मेरी। अब ये सस्टेन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, एक बात तो ये इसमें ये एक चीज। लेकिन आप ये देखें कि हम डॉलर नीचे आने पे कितने खुश, हम कहते हैं मौजे हो रहे हैं। 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया के मुस्तकबिल की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, 6G की बातें हो रही हैं, और जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिस तरीके से उसको चाइना को कंटेन किया गया, जिस तरीके से उनको चाइना का ब्रिक्स को काउंटर किया गया, अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देकर, और ये जो दूसरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया है, मैं बताना चाहूंगा उसके पीछे लोग कौन है और क्या मुस्तकबिल है उसका। उसके पीछे सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल है, तीनों स्ट्रॉन्ग। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको मैं नाम दूंगा कैश लोडेड कंट्रीज, यूएई और सऊदीज, क्योंकि रशिया के सैंक्शंस के बाद सबसे पैसा बनाया गया है ज्यादा सऊदी अरेबिया ने बनाया है तेल से, और कुवैत ने बनाया है, दे आर कैश लोडेड। और तीसरा कंट्री जो है वो टेक लोडेड है, इंटेलेक्चुअल लोडेड है वो। और चौथा कंट्री उनके पीछे जो खड़ा है भारत है, जिसकी यूथ एपेटाइट रखती है तरक्की के लिए, पढ़ी लिखी यूथ, दे मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबली। तो चाइना इसको किस तरह जवाब देगा? अब चाइना के हालात, उसने सबसे बड़ा उसके साथ धोखा मेरे वतन अजीज में किया गया। 26 करोड़ डॉलर के वीजे खरीदे गए, 16 उन्होंने अपने प्रोजेक्ट करने थे, उसमें से एक भी नहीं किया गया। 3.5 साल आपने BRIC पैक को फ्रीजर में रखा, और उसके बाद उनके ऊपर सबसे बड़ा ये है कि दिस इज अ डेट ट्रैप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। श्रीलंका की मिसाल सामने मौजूद है, इटली छोड़ के भागने वाला है, चाइना खुद क्राइसिस में है, रियल एस्टेट डाउन है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुई, बड़ी कंपनियां भाग रही हैं आफ्टर कोविड-19, बिजनेस वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? अब आप मुझे उनका तो फिक्र नहीं है, वो तो देखें, उन्होंने तो सारी तरक्की बड़े थोड़े से सालों में कर ली है। वो तो अपने मिनिस्टर्स को गोली मार देते हैं जो करप्शन में आता है। इस वक्त भी 3-4 मिनिस्टर उनके गुम है, नहीं मिल रहे कि वो किधर गए हैं। मुझे आपकी फिक्र है कि आप कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे, आप भारत की दुश्मनी किसको बेचेंगे, कौन खरीदार बनेगा भारत की दुश्मनी लेने के लिए? मसला तो ये है, क्योंकि आपका सर्वाइवल है, ये भारत की दुश्मनी बेचना है या CPEC बेचना है, इससे आगे तो आप ग्रो ही नहीं कर पाए। अब मैं कल की बात बताना चाहता हूं, मेरे पठान भाई, अफगानी भाई भी आपकी इकोनॉमी की बातें कर करके हंस रहे हैं। आप हमारी PhDयां जो आईवी लीग स्कूलों की हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं नस्वार खा के, और आपके PhD शहजादे डुअल सिटीजन, मेरा मकसद डॉलरों में तनख्वाहें ले रहे हैं। वाह वाह, मैं फिर क्या इसका करूं? जिस कौम का कोई ना माँ हो ना बाप हो, फिर उसका यही हालत होती है। फुटबॉल की तरह कभी चाइना ठुडा मार देता है, कभी अमेरिका ठुडा मार देता है, कभी अफगानिस्तान ठुडा मार देता है, कभी को। मेरा मसाब तो एक फुटबॉल बने, पूरी दुनिया के लिए एक मजाक बन चुके हैं, मजाक बन चुके हैं। चीमा साहब, ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, चल रहा है। मैंने आपको बताया था, मेरी आखिरी उम्मीद हमारे आर्मी चीफ साहब है, आखिरी उम्मीद, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली दफा यह हुआ है कि द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इस हाफिज कुरान है, और उसका बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। प्रोसेस शुरू है, 1000 लोगों का नाम ECL में डाल दिया गया है, जिसमें सियासी लोग भी हैं, जिसमें मेरी सेकंड टीयर ब्रिटिश एजेंट भी मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी, और उसमें सब ये लोग मौजूद हैं उसमें। लेकिन प्रोसेस स्लो है, भाग रहे हैं लोग, अभी तक फ्लाई कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, उनको किस तरह भेजा जा रहा है? कुछ लोगों को रोक लिया जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है। ये क्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में 1000 नाम नहीं, इस वक्त तकरीबन 50,000 नाम होने चाहिए थे ECL, अगर आपका कोई मुस्तकबिल होना है। और दूसरा, इस सारे प्रोसेस को सस्टेन करना जरूरी है। आपने इस वक्त, मैंने देखा इस वक्त आपके 2 इकोनॉमिक चीजों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू है। एक डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन शुरू है। आज पेशावर के अंदर आपकी जो करेंसी मार्केट शटडाउन हो गई आज पेशावर में, आज सुबह की खबर है, क्योंकि वजह यह उनका टोटल कारोबार ही डॉलर अफगानिस्तान स्मगल करना था। अफगानिस्तान इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं ताहिर साहब। इसमें कहते हैं कि खौफ का माहौल है जिसकी वजह से जो मार्केट बंद है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? चीमा साहब, एक चीज प्रूवन है, खौफ है या जो कुछ भी है, पाकिस्तानी कौम ने यह प्रूव कर दिया है कि यह खौफ और डंडे के बगैर नहीं चल सकते। पीरियड। आज मैं आपको, इस वक्त क्या कर रहे हैं मेरे वतन अजीज के जो फराडिये हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो घरों में चुप करके बैठ गए, वो कहते हैं यार कहानी का कढ़ाई शढ़ाई बनाओ, खाने की, ये एक महीना का 1.5 चलेगा। दूसरी वारदात क्या हो रही है? सियासी लुटेरे सारे इलेक्शन का शोर डाल दिया। उन्हें पता है कि क्रैकडाउन का हल इलेक्शन है, फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, हमारी गवर्नमेंट आएगी, ये सारा बंद हो जाएगा।
इस वक्त ये दो काम, सियासी डाकू कहते हैं इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो थोड़ा 4 दिन उन्होंने रेट कम कर दिए अपने करप्शन के, वो कहते हैं महीने 2 दी गल है यार, कोई नहीं, अगे भी होता रहा, एक पहली बारी हो रहा है, अगे भी होता रहा। तो ये दर हकीकत चीमा साहब ये सस्टेन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका से मैंने सीखा था, कहते कारोबार बनाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, कारोबार सस्टेन करना इशू है। किसी चीज का वॉल्यूम बेचना इतना मुश्किल नहीं है, उस वॉल्यूम को मेंटेन करना मुश्किल होता है, सस्टेन करना। अगर ये मोमेंटम कायम ना रखा जा सका, अगर 25 करोड़ मुलजम और मुजरम इकट्ठे ना हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि इस वक्त तो आपके जो एजेंसियों के लोग जाके मनी एक्सचेंज पे बैठ गए जाके, इस वक्त जो 1000 पेट्रोल पंप ईरानी तेल पे चल रहा था वो वहां पे क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन ये रवाज रहा है पाकिस्तान के अंदर, जब भी वो खौफ खत्म होता है फिर डाकू इकट्ठे हो जाते हैं, अलायंस बना लेते हैं, और रिश्तेदार हैं सारे। मैंने तो सारी डेप्थ आपको बता दी ना, आप कभी इनके पोर्टफोलियो स्टडी करें। हर ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार सियासतदान है, सियासतदान का रिश्तेदार एस्टेब्लिशमेंट में है, फौज का अदलिया में है, अदलिया का फौज। तो भाई उन्होंने ये सोचे समझे तरीके के साथ रिश्तेदारियां की हैं कि क्योंकि सबका इत्तेहाद करप्शन के लिए है, लूटना पाकिस्तान को दर हकीकत है। देखिए ना हमारे शहबाज शरीफ साहब, 2 चीजें नहीं बताना चाहता हूं, मेरे मोहतरम शहबाज सफीर साहब तो फौरन तशरीफ ले गए थे लंदन, कल सुना है हमजा शहबाज शरीफ साहब भी चले गए इत्तेहाद की फ्लाइट पर बैठ। उसके बाद साथ ही सुना है कि मैडम मरियम जो है वो भी तैयारी कर रही हैं, और वो लंदन में इस तरह जाते हैं जिस तरह लोग अपने नानके जाते हैं। तो मेरा मकसद है इस वक्त तो फिर ये जब तक आप लंदन टोरंटो दुबई वाले इस वक्त जो तकरीबन 15-20 आ रहा है, वो डे ड्रीमिंग करते हैं, लंदन की प्रॉपर्टियां, टोरंटो की प्रॉपर्टियां, दुबई की प्रॉपर्टियां, करप्शन के रेट भी ना रियाल और डॉलरों और पाउंडों में डिस्कस किए जाते हैं सारा कुछ। चीमा साहब जो कुछ चीजें मेरी नजर से रिसेंट गुजरी हैं, सबक आपने नहीं सीखा। शहबाज शरीफ साहब ने IMF से पैसे लेकर जिस तरह वो लुटाए हैं, अपने MNAs को दिए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इसकी मिसाल भी आपके सामने मौजूद है। और मुल्क जिस एक मुश्किल तरीन दौर से था, किस तरीके से IMF ने आपको तलबे चटाए हैं आपने, उसके बाद अपने MNAs को ब्लैंक चेक देना, इसका कोई मेक सेंस करती थी बात? इलेक्शन कमीशन ने पैसे रोके हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सिंध के अंदर एक मूवमेंट चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो पैसे रोके गए, क्योंकि वो पैसे दिए गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए नहीं दी। आपके तरक्याती मंसूबों को बनाने वाले ठेकेदार कौन होते हैं? वो MNAs के साले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कमीशनें होती हैं उसमें से। तो ये दर हकीकत यही एक मेरा अलमिया है, यही मेरा दुख है कि इस कौम ने सीखा कुछ नहीं है कि लाहौर से 1 किलोमीटर के फासले पे दुनिया का मुस्तकबिल डिस्कस किया जा रहा है, और मेरे मादरे मिलत को आज भी उसी तरह जोड़ के बफोड़ के उसको खाया जा रहा है। कहते हैं जिंदा इंसान को, एक मरे आदमी को तो चले उसके बोटियां करना एक अलग बात है, किसी जिंदा आदमी को जलाना, जिंदा आदमी की बोटियां निचोड़नी, उनको जोड़ना is such a painful process, and my motherland, the Pakistan, is going through it since 76 years. तो चीमा साहब उसमें जो अच्छा मैं उसमें क्लोजिंग में जो एक इंटरेस्टिंग बात जो बताना चाह रहा था चीमा साहब, जो मैंने देखी, भारत एक तो 34 पेजेस का दिल्ली डिक्लेरेशन दिया गया एंड के ऊपर इसका, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंटशिप जो है वो दी आपने लूला डी सिल्वा को, ब्राजील के जो हेड है। और उनका एक इंटरव्यू मैंने बड़े देखा, और उन्होंने कहा कि वाकई ही एग्रीज विद मोदी जी और भारत के साथ कि अगली सेंचुरी इज नॉट ओनली एशिया, इज द इंडियन सेंचुरी। और उसका उन्होंने सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दिया चीमा साहब, उन्होंने कहा कि जिस चांद के हिस्से पर 75 मिलियन में चंद्रयान 3 उतरा है, वहां अमेरिका और रशिया नहीं उतर सका। सो दैट इज द लिविंग टेस्टामेंट दैट नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी। तो मेरे ख्याल में वो तो कर रहे हैं चीमा साहब, हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे? MBS भी नाराज हो गए हैं, वो भी पता नहीं क्या बात है, उन्हें भी तो वो भी शायद भारत को नाराज नहीं करना चाहते, शायद वो किसी प्रोजेक्ट में ये कहते होंगे कि अगर मैं वहां गया तो हो सकता है मेरा जो ख्वाब बियॉन्ड ऑयल 2030 वाला वो ना कहीं खराब हो जाए, सोचना होगा। डॉक्टर साहब, एक मोहम्मद बिन सलमान के एक पॉइंट के हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कल, दैट इज बेसिकली एपिक है, एक ताल्लुकात को दिखाने की कि पीक है शायद इसको इस तरह कह लें। उन्होंने कहा सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी पूरी हिस्ट्री में खराब नहीं रहे। बेसिकली तो वो शायद पैगाम ये दे रहे थे कि ये जो हम कश्मीर के साथ आपके लिए थोड़ा बहुत OIC और पाकिस्तान के साथ करते रहे हैं, इसको हमारा डिसएग्रीमेंट है, समझें ये पाकिस्तान का डिसएग्रीमेंट है। आपको लगता है वो यही कह रहे हैं या कि ताल्लुकात को मेंट कर रहे हैं? इसको कैसे देखेंगे आप? एक तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वी डोंट हैव इट, और दूसरा उन्होंने एक और बात भी की है चीमा साहब, एक और बात उन्होंने ये की है कि हमारे अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, वी हैव अ कॉमन इंटरेस्ट एंड फ्यूचर। मैंने उनकी वो सुनी जो उन्होंने वो अपनी काउंसिल, जो कि एक सऊदी काउंसिल बनी है जो भारत की, उसका पहला इजलास था वहां पे, और उसके अंदर जिस तरीके से लेकिन यहाँ पे एक और बात अगलों ने ये बताने के बाद तोड़ तो उसका निकाल दिया है भारत ने, डिप्लोमेसी की उन्होंने विजन, डिप्लोमेसी, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर का सारा उन्होंने बंदोबस्त कर लिया है।
चॉइस आपके पास छोड़ा कोई नहीं उन्होंने। मैं उसकी वजह बताता हूं। कश्मीर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट यूएई की है। यूएई कौन है? पाकिस्तान को चलाने वाला वो है। आपका जो $50 बिलियन आना है, 25 बिलियन यूएई का है। आप कश्मीर की तरफ किस तरह देखेंगे जब बैठे ही वहां पे यूएई होगा? उन्होंने तो आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। they are way ahead of you in diplomacy. They are way ahead of you thinking of everything. जब वहां पे माल ऑफ दुबई होगा, माल ऑफ कश्मीर ओन्ड बाय यूएई होगा, जब वहां पे हॉस्पिटल वो बनाएंगे, जब वहां पे होटल यूएई वाले बनाएंगे, और आपको चलाने वाले भी तो वही सऊदी है, यूएई है। आप किस तरह बात करेंगे? आप कहते हैं कश्मीर की बात। कश्मीर इज ऑलरेडी, इट हैज बीन डिसाइडेड, दे ऑलरेडी हैव प्लान व्हाट इज द कश्मीर इज। अब आपको दर हकीकत मेरी आपसे एक मिन्नत है, अगर कोई सुनने वाला सुन रहा है, डिफेंस मोड से, अग्रेसर मोड से निकलकर खुदारा जियो इकोनॉमिक्स पेज पर आ जाएं। ये दौर 21st सेंचुरी में जंगें नहीं होती, कुछ बच्चे कंप्यूटर पे बैठते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स की पीएचडीज होती हैं, आपकी करेंसियां और हर चीज तबाह कर दी जाती है। ये सीखें, जियो इकोनॉमिक्स सीखें, खुदारा। अब वो दौर नहीं रहा जिस तरह आप कहते हैं कि जो तोपा लेके टोर पैड़ा उनके उन जी टैंका खलोते खलोते से गार लग गए कई जगह। हमारे फैज अहमद फैज साहब हैं, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े फिलोसफर थे। एक इंसान उनके, एक पाकिस्तानी उनके पास बैठा, उसने कहा फैज अहमद, उन्होंने कहा फैज साहब पाकिस्तान में देखें ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, लग रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे पास इससे भी बहुत बड़ी बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। उस बंदे ने पूछा कौन सी बुरी खबर? उन्होंने कहा ये टूटेगा नहीं, ये इसी तरह चलता रहेगा। उसने कहा शायद टूटे जुड़ जाए दोबारा, हो सकता है टूटे कोई नया पैकेज बन जाए, हो सकता है पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाए, हो सकता है लोगों को होश आ जाए, ये टूटे को तमाशा हो। टूटा था, बांग्लादेश टूटा था, लेकिन देखें पाकिस्तान के हालात क्या है, उसी तरह चल रहा है। सिसक सिसक के कहते हैं एक दिन की मौत अच्छी होती है सिसक सिसक के रोज मरने से। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि साहितार बता रहे हैं कि भाई जो नेक्स्ट सेंचुरी है वो भारत की सेंचुरी है। मतलब कि भाई भारत दुनिया पर लीड करेगा, मतलब कि दुनिया को लीड करेगा भारत। ठीक है भाई, सब 2050 तक भारत की इकनॉमी जो हो जाएगी वो दूसरे नंबर की इकनॉमी हो जाएगी। और भाई जो अमेरिका की इकनॉमी तीसरे नंबर पर चल जाएगी, पहले नंबर पर चल जाएगी चाइना की इकनॉमी भाई। क्योंकि चाइना तो भाई साहब बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है भाई साहब, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से होती है। तो इस वजह से भाई चाइना की इकनॉमी तो भाई आगे बढ़ चुकी है, जो बात एकदम फैक्ट है। ठीक है भाई साहब, जो इसी वजह से तो अमेरिका मतलब कि भाई साहब पीछे पड़ा हुआ था चाइना की वजह से, कि चाइना की इकनॉमी को रोक सके। लेकिन भाई चाइना की इकनॉमी को रोक नहीं पाया भाई। अमेरिका ने बहुत सारी चीज़ें करी, सारा का सारा बिजनेस उठा के अमेरिका भी, वो क्या बोलते हैं, चाइना से इंडिया भी ले आए थे। एप्पल की CEO वगैरह, मतलब कि भाई साहब एप्पल कंपनीज़ वगैरह भाई साहब लगाई थी यहाँ पे। एप्पल के मतलब कि शोरूम वगैरह भारत के अंदर लगाए गए थे, और भी सारी बहुत सारी चीज़ें लगाई गई थी। लेकिन भाई उसका फ़ायदा अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारत को फ़ायदा हो गया। लेकिन भाई साहब फिर अमेरिका ने ये सोचा कि अब चाइना को रोक नहीं सकते भाई, लेकिन इंडिया को रोका जाए, तो इंडिया को भी रोक नहीं पाया अमेरिका। ठीक है भाई साहब, इंडिया से भी मतलब कि मुखी खाली भाई साहब ट्रम्प ने, क्योंकि ट्रम्प ट्रस्टेबल पर्सन नहीं रहा भाई साहब। क्योंकि जो बात एकदम फैक्ट है वो फैक्ट है, ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी एकदम लूज़ हो चुकी है। मतलब कि भाई साहब ट्रम्प ने खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करी है। ठीक है भाई साहब, मतलब कि कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, वैसे उसकी बात पर कोई भरोसा करता नहीं है। क्योंकि वैसे कभी वो ग्रीनलैंड हाथ आने की कोशिश करता है, कभी वेनेजुएला, ठीक है, तो कभी पूरी दुनिया। ठीक है भाई साहब, पूरी दुनिया पर मतलब जिस तरीके से टैरिफ लगाए थे भाई साहब ट्रम्प ने, तो भाई वो तो पूरी दुनिया ने देखा था ना भाई साहब, कि भाई साहब किस तरीके से उन्होंने मतलब कि टैरिफ लगाए पूरी दुनिया पर। ठीक है भाई साहब, इसी वजह से मतलब कि भाई साहब उनकी कोई मतलब कि कोई वैल्यू, मतलब कि क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है ट्रम्प की। ठीक है भाई साहब, ये बात हुई ट्रम्प की। ठीक है, और ट्रम्प की वजह से ही मतलब कि जितने दुश्मन बनते हैं ना लोग, उतना ही तरक्की करते हैं भाई साहब। भारत के अब दुश्मन बहुत बन चुके हैं। ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान तो दुश्मन है ही, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान के थ्रू बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं भारत के बहुत सारे दुश्मन बने हैं, जो बात फैक्ट है। ठीक है भाई साहब, हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर मतलब कि भारत ने चालू करा, तो भाई साहब उसके बाद से रुख दुनिया का बदल गया। लोगों को लगता है कि भाई भारत ने अग्रेसिवली पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन भाई साहब जो भारत के दोस्त हैं वो जो समझते हैं उन्हें पता है कि भाई साहब भारत ने हमला क्यों किया था। भारत ने हमला किया था, भारत ने एक्चुअली में रिटेलिएट किया था। ठीक है, वैसे भारत के ऊपर हमला तो पहले पाकिस्तान ही करता है ना हमेशा। उरी में, पुलवामा में, पहलगाम में भाई साहब सबसे पहला हमला किसने करा है? पाकिस्तान ने कराया ना, जो कि भाई साहब आतंकी हमला है। और भारत तो भाई साहब रिटेलिएट करता है ना, भारत तो उनके टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाता है ना, उन पर हमला करता है। भारत ने पाकिस्तान की आर्मी पर हमला नहीं करा था। लेकिन भाई साहब इस बार अलग हुआ है। इस बार जो हुआ था ना, इस बार पाकिस्तान की आर्मी पे हमले हुए थे भाई। नूर खान एयरबेस भाई साहब फेमस क्यों हुआ भाई साहब? वहाँ पे दागे गई थी मिसाइलें भाई साहब, भारतीय आर्मी ने ठोका था भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब जो जड़ है ना, ISI वगैरह जो जड़ है ना, ये जड़ पे ही वार करना चाहिए, जड़ पर ही वार करना चाहिए। क्योंकि भाई साहब हम कितनी भी आतंकी कैंप से हटा दें, उड़ा दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई।
जब तक ये जड़ों पे वार करते हैं ना, मतलब कि बाजीराव मस्तानी की मूवी है, उसमें एक डायलॉग बोला गया था कि अगर जड़ों पर वार किया जाए तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है अगर जड़ों पर वार किया जाए तो, ठीक है। और उसमें एग्जांपल दिया गया था मुग़ल सल्तनत का कि भाई साहब मुग़ल सल्तनत की जड़ों पर ही वार करना चाहिए और उसके बाद भाई साहब वो मुग़ल सल्तनत खुद ब खुद गिर जाएगी, ठीक है। ये बाजीराव मस्तानी में ये डायलॉग बोला गया था। तो भाई जड़ों पर हमला करना चाहिए भारत को, भारतीय आर्मी को, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब अगर जड़ों पे हमला किया ना तो ये आतंकी जो पनपते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो सब बंद हो जाएंगे, वो सब पैदा होना बंद हो जाएंगे, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब वो तो सोचते हैं ना गजवा हिंद करना, ये करना वो करना, भाई बस की कुछ भी नहीं उनके, गधों पे बैठ के आएंगे, तलवारें लेके आएंगे भाई साहब, ये सब चीज़ें मतलब कि 7वीं सदी में जी रहे हैं भाई। ये 7वीं सदी में जी रहे हैं, जिस पे आप सोचते थे ये अफगानी, टर्किश, ठीक है, मुग़ल, ये सब सोचते थे कि भाई साहब कि ये लुटेरे जब सोचते थे कि भाई भारत तो हम कब्जा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खबर करा भी इन्होंने भाई साहब, बहुत कुछ लूट मार करी भाई साहब। हमारा जो सोमनाथ जी का मंदिर है भाई साहब, वहाँ पे 17 बार लूट मार करी भाई साहब इन्होंने, मतलब 17 बार लूटा। सोचो इतना कितना खजाना होगा उधर कि 17 बार लूट के चले गए, मतलब लूटते जाते थे, बनता जाता था फिर से भाई साहब। तो सोचने वाली बात है भाई साहब। और फिर भी यार जो यहाँ के मुसलमान हैं वो अभी भी इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि भाई साहब वो लुटेरे थे, क्या थे, मतलब कि बहुत सारे पढ़े लिखे मुसलमान मानते हैं, लेकिन भाई बहुत बड़ा तबका जो है वो अभी तक उनको भाई साहब आइडल मानता है, मुग़लों को आइडल मानता है, अफगानियों को आइडल मानता है, जो कि भाई साहब पहले रूल करके गए हैं भारत के अंदर। और तो भाई ये इस चीज़ से लगता दुख तो होता है कि भाई साहब, मतलब कि भाई साहब भारत के मुसलमानों का जो वफादारी है उनकी तरफ हो जाती है, लेकिन भाई बहुतों की नहीं है, बहुतों की है भी, ठीक है भाई साहब। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई साहब, जो चीज़ अब है भारत के अंदर वो है, क्या कह सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन भाई सबको मिल बांट के रहना पड़ेगा और साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। अब पाकिस्तान को हिस्सा दे दिया गया है और भाई साहब उधर जो भी चीज़ होती है वो चीज़ तो देखनी पड़ती है ना भाई साहब। ये चीज़ क्या कह सकते हैं भाई साहब, उनका जन्म तो, पाकिस्तान का जन्म तो भाई साहब इसी सोच में हुआ, नफ़रत में हुआ, नफ़रत में जन्म हुआ हो तो भाई साहब फिर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम किसी से, है ना। तो भाई अब पाकिस्तान कश्मीर में, पाकिस्तान का जो मतलब कि पीओके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मांग हो रही है कि भाई साहब हमारी ज़रूरतों को पूरा करा जाए, ठीक है भाई साहब। जो 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं उसमें पाकिस्तान के खुद के बंदे रख देते हैं वो, ठीक है भाई साहब। उसमें उनकी मतलब कि लोकल कश्मीरों की कोई भी उसमें वो चीज़ नहीं हो रही है, मतलब कि कोई भी मतलब कि प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं वो जो लोकल कश्मीरीज हैं, ठीक है भाई साहब। वहाँ पे मांग हो रही है भाई साहब, सारे संसाधनों पर पाकिस्तान के जो लुटेरे हैं कब्जा कर लेते हैं और कश्मीरियों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, ना डेवलपमेंट हो रही है, ना कुछ और, ना टूरिज़्म हो रहा है भाई साहब। कश्मीर जो है टूरिज़्म हब है भाई, सबसे बड़ी बात है, ठीक है भाई साहब। टूरिज़्म हब है वहाँ पे, मतलब कि फैसिलिटी देंगे तब जाकर टूरिज़्म बूस्ट होगा। भारत ने तो तगड़े तरीके से कर दिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही क्लेम नहीं कर सकता ना उस चीज़ पे, वो तो चीज़ तो भारत की है ना, कश्मीर तो भाई भारत का ही है ना पूरा। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।